और लोगों को इलीगली डी वोटर बनाया जा रहा है, जानबूझ के डी वोटर बनाया जा रहा है, या एनआरसी का भी प्रॉब्लम है। हर एक मूवमेंट पे के बारे में लोगों को नहीं जानता है। जो भी न्यूज में पेपर में आता है वो सही न्यूज या सही, घर से निकलते ही आपका ऑफिस तक या स्कूल तक हर एक जगह में मुश्किल पेश आ रहा है। और सरकार ने टारगेटेड करके, अभी का जो सरकार है ये टारगेट करके सिर्फ पॉलिटिकल वजह से, पॉलिटिकल माइलेज लेने की वजह से मुसलमानों को मुसलमानों को जितना भी हैरेस किया जाएगा, हिंदू इकट्ठे रहेंगे या हिंदू खुश रहेंगे। मतलब अगर आसाम में मुसलमानों को हैरेस किया जाए तो हिंदू खुश होंगे, आसाम के या पूरे देश के? पूरा देश की खुश रहे। हिंदुस्तान के अंदर में कहीं पे भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू खुश रहेंगे, ये उनका मानना है। माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, माइनॉरिटीज को सताने के चक्कर में हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया वो लोगों ने। असम की जो समस्या है उसको बाकी मुल्क को भी समझना चाहिए कि ये 3 करोड़ 3.25 करोड़ लोगों की जो समस्या है वो हमारे अपने देश के लोग हैं। बहुत मुश्किलों में है बहुत सारी बातों से, और बहुत लंबा संघर्ष है वहाँ का। असम केवल असमिया भाषा बोलने वालों का असम नहीं है, वहाँ बहुत सी भाषाएं और भी बोली जाती है, बहुत तरह के लोग रहते हैं। अभी इलेक्शन जब हुए तो कोई लाख से ऊपर लोगों को वोट नहीं देने दिया। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं द टास्क न्यूज़। और अभी मैं हूं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। एक्चुअली यहां पर क्या है कि आसाम के लोग आए हुए हैं और वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि वहां की जो माइनॉरिटी है और ख़ास करके मुसलमान, उस पर सरकार निशाना साध रही है और लगातार उसको राजनीतिक गिरफ्त में ले करके जो है उनको परेशान कर रही है। यहाँ के जो लोग आसाम से आए हुए हैं, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं, इनका क्या मैसेज है। सर, आप लोग यहाँ क्यों आए? हम ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से असम में जो हो रही है, स्पेशली माइनॉरिटीज के ऊपर टारगेट करके जो जुल्म हो रहा है हर एक मुद्दे पर, इनको एजुकेशन राइट के ऊपर हो या लैंड राइट्स के ऊपर हो या एनआरसी डे वोटर, जितना भी मुश्किलात है व जितना भी परेशानी हो रही है, सरकार स्पॉन्सर्ड जो भी प्रॉब्लम हम लोग का वो पॉलिटिकल इशू की वजह से हमें जो टारगेट किया जा रहा है, इस वजह से तो आपको लग रहा है कि आसाम में मुसलमानों को सरकार टारगेट कर रही है? वो तो कर रही है, वो तो जग जाहिर है कर रही है। किस तरीके से टारगेट कर रही है? नहीं, अभी हर एक मूवमेंट पे अब एविक्शन हो रहा है और लोगों को इलीगली डी वोटर बनाया जा रहा है, जानबूझ के डी वोटर बनाया जा रहा है, या एनआरसी का भी प्रॉब्लम है। हर एक मूवमेंट पे अब माइनॉरिटी स्कॉलरशिप से डिप्राइव किया जा रहा है। हर एक मूवमेंट पे अब नौकरी की वजह से नौकरी में डिप्राइव किया जा रहा है, ठीक है, ठकुली में आपको डिप्राइव किया जा रहा है। तो इस वजह से जो आसाम में क्या हो रहा है, इसको हम लोग नेशनल लेवल पे इसको आसाम की तस्वीर जो है आप दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान को दिखाना। हाँ, इसी वजह से आज का ये सिंपोजियम है। और रेस्पेक्टेड जो भी स्पीकर है वो आए हैं उधर में, और हम चाह रहे हैं कि असम में, दिल्ली में या दिल्ली के अंदर भी, और असम हिंदुस्तान के बाकी जगहों पे भी इसको हम, असम के बारे में लोगों को नहीं जानता है। जो भी न्यूज में पेपर में आता है वो सही न्यूज या सही सही आपको लगता है कि आसाम में जो हालात हैं, जो हो रहा है, वो नेशनल मीडिया सही ढंग से प्रेजेंट नहीं करती है? वो कभी भी नहीं कर रही है, कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और असम के हालात में हर एक मूवमेंट पे, अब घर से निकलते ही आपका ऑफिस तक या स्कूल तक हर एक जगह में मुश्किल पेश आ रहा है। और सरकार ने टारगेटेड करके, अभी का जो सरकार है ये टारगेट करके सिर्फ पॉलिटिकल वजह से, पॉलिटिकल माइलेज लेने की वजह से मुसलमानों को हैरेस कर रहा है। क्योंकि इनका यही मानना होगा कि मुसलमानों को जितना भी हैरेस किया जाएगा, हिंदू इकट्ठे रहेंगे या हिंदू खुश रहेंगे। मतलब अगर आसाम में मुसलमानों को हैरेस किया जाए तो हिंदू खुश होंगे, आसाम के या पूरे देश के? पूरा देश की खुश रहे। हिंदुस्तान के अंदर में कहीं पे भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, हिंदू खुश रहेंगे, ये उनका मानना है। इनका माने कुछ लोगों का मानना है, और कुछ लोग खुश भी है। अच्छा, कुछ लोग खुश भी हैं? कुछ लोग खुश भी है, लेकिन एक सिर्फ सियासी रोटी छेकने के लिए ये एक कंप्लीट माहौल देश में जो बना है, ये तो छुपा नहीं है, किसी से भी छुपा नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटीज को ही टारगेट किया जा रहा है, दूसरे को टारगेट नहीं कर रहा है। अभी इंटरेस्टिंग बात है कि माइनॉरिटीज को टारगेट करने के लिए, माइनॉरिटीज को सताने के चक्कर में हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर दिया वो लोगों ने। हिंदुओं का बेड़ा गर्क हो गया।
अच्छा, अब क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज है आपका, यहाँ आने का क्या मकसद है, क्या होना चाहिए? नहीं, हमारा तो एक ही बात है कि इसमें हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के हिसाब से सबको इक्वल मिलना चाहिए, हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आसाम में जो है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं हो रहा है? असम में का पूरा हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, अच्छा, पूरे हिंदुस्तान पूरा में नहीं हो रहा हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, है, सिर्फ भेदभाव माइनॉरिटी के साथ? माइनॉरिटीज के साथ में हो रहा है, मेजोरिटीज के साथ में हो रहा है। माइनॉरिटी वो रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, और सिर्फ मुसलमान की बात नहीं है, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, सबके अंदर में। अभी एनआरसी किया उन्होंने, एनआरसी में इतना घोटाला या वो इतना वो किया। एनआरसी में घोटाला घोटाला मतलब किस तरीके से? ये जो डॉक्यूमेंट्स की वजह से ना, डॉक्यूमेंट जो तो इतने लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं है, बाढ़ की वजह से डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता उनको, डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाता। अभी क्या हुआ कि 15 लाख मुसलमान छूट गए, 12 लाख हिंदू छूट गए। तो मुसलमानों को फंसाने के चक्कर में, मुसलमानों को डिप्राइव करने के चक्कर में हिंदू को फंसा दिया। अच्छा, आसाम के अभी हालात क्या है? वहाँ लगातार कोई भी पॉलिटिकल जो है एक्सपेरिमेंट जो है वहीं से शुरू हो जाता है, क्या हालात है वहाँ? ना, असम में तो दो साइड टोटली पोलराइजेशन का है, हिंदू और मुस्लिम का पॉलिटिक्स चल रहा है, और दूसरा कुछ है नहीं उधर में। और हिंदुओं का मुसलमानों का, हम तो ये चाह रहे हैं कि हाँ छोड़ो यार, हमको मत दो, अब हिंदुओं को दे दो। हिंदुओं के बारे में चिल्ला रहे हो आप लोग, हिंदुओं को तो कम से कम दे दो। आसाम के हिंदू भी खुश नहीं है? ये तो सब बुड़बक बने हुए हैं ना, ये तो सब बुड़बक बने हुए हैं, हमको भी नहीं दे रहे, उनको भी तो नहीं दे रहे। एनआरसी देख लो ना, हम 5 लाख छूटे हैं, हिंदू 12 लाख छूटे हैं। मदरसा को लेकर के जो है कहा जा रहा है कि वहाँ सर्वे होने की बात हो रही है, क्या हालात है वहाँ? मदरसा देखो, मदरसा सरकार नहीं चला रही है, सरकार आसाम के मदरसा, आसाम के मुसलमान, हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान अपने पैसा से अपना जमीन पे चला रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना कुछ चाहिए। लोगों का ये कहना है कि वहाँ आतंकवादी की फंडिंग होती है, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। ये तो देखो, ये पॉलिटिकल बात है, और ये सब पॉलिटिकल स्टेटमेंट में आता है। कोई देश का कोई सही नागरिक या कोई कॉन्शियस नागरिक ये इल्जाम नहीं उठा रहा है। उठा कौन रहा है? ये लोग पॉलिटिकल। आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका खंडन जो है वो तो मुसलमानों को ही आके करना पड़ेगा। जिन पे आरोप लगा रहा है वही तो बचाव करेंगे, नहीं भाई हम ऐसा नहीं है। ये तो सबसे आसान चीज है, मैं आप पे आरोप लगा देता हूँ, आप क्लैरिफाई करते रहो। मैं आप पे आरोप लगा देता हूँ कि आप चोर हो, आप पूरा दुनिया को बोलते रहो कि मैं चोर नहीं हूँ। मतलब आपको ये लग रहा है कि अब हमारे यहाँ कल्चर इस हिसाब से हो गया कि बस आरोप लगा दो, खेल हो गया। सबसे आसान चीज है, आप आरोप लगा दो, वो अगले का ऊपर डिपेंड करेगा, वो पूरा देश को बोलते रहेगा कि मैं चोर नहीं हूँ। बांग्लादेशी जो है वो आसाम में काफी संख्या में आते हैं। रोहिंग्या पर भी जो आरोप लगता है कि आसाम के लोग जो है उनको संरक्षण दे रहे हैं। रोहिंग्या का चीज अलग हो गया, वो एक क्राइसिस की वजह से हो गया, बांग्लादेश की वजह से। जो बांग्लादेश का जो बात बोल रहा है वो 65 के पहले का बात है। वो अभी अभी बांग्लादेशी इधर आके करेगा क्या? रिक्शा चलाएगा, ठेला चलाएगा, इकोनॉमी तो इंडिया से अच्छा है उन लोगों का, क्यों आएगा इधर पे? मतलब उनको आने की जरूरत नहीं, वो नहीं आ रहे। अभी इंडिया का लोग, आप सातोक में जाओ, बॉर्डर एरिया में जाओ, इंडिया का लेबर जाके काम कर रहा है उधर पे। इंडिया का लेबर जाके बांग्लादेश में काम कर रहा है अभी। इंडिया का जितना भी, अभी बांग्लादेश का जितना भी गारमेंट फैक्ट्री है, सबका लेबर कहाँ? इंडिया से जा रहा है ना। तो रोजगार वहां पे है, यहाँ पे नहीं है। ये रोहिंग्या को लेकर के, रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के जो इतना बवाल काटा जा रहा है उसके बारे में क्या? देखिए, ये क्राइसिस है। अभी ये रोहिंग्या जैसा हो गया क्राइसिस, यूक्रेन में भी हो गया, अब सीरिया में अब हो गया। ये युद्ध के वजह से क्राइसिस हो जाता है। इसका इसका मैटर कंप्लीट डिफरेंट है। क्या जरूरत पड़ी है जो लोगों को यहाँ आना पड़ा? देखिए, ज़रूरत तो उनकी तो है ही, लेकिन मैं आपके दर्शकों से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि असम की जो समस्या है, उसको बाकी मुल्क को भी समझना चाहिए कि ये 3 करोड़, सवा 3 करोड़ लोगों की जो समस्या है, वो हमारे अपने देश के लोग हैं। असम एक देश का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बहुत मुश्किलों में है बहुत सारी बातों से, और बहुत लंबा संघर्ष है वहाँ का। तो बाकी लोगों को भी समझना चाहिए कि असम की समस्या क्या है। असम केवल असमिया भाषा बोलने वालों का असम नहीं है, वहाँ बहुत सी भाषाएं और भी बोली जाती है, बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी। बहुत डाइवर्सिटी है। जितनी डाइवर्सिटी हिंदुस्तान में, उतनी डाइवर्सिटी अकेले असम में भी है। तो तो एक एनआरसी से, और वो एनआरसी किया गया, उसको असम के लोगों ने वेलकम किया, लेकिन जिस तरीके से वो इम्प्लीमेंट हुआ, चलो ठीक है, 19 लाख लोग बाहर हो गए। अभी इलेक्शन जब हुए तो कोई लाख से ऊपर लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, क्योंकि उनको डी डाउटफुल वोटर करार कर दिया गया। ये हिंदुस्तान में पहली बार हुआ वहीं के लोगों के साथ? जी। ये वहीं असम में ही डी वोटर का कॉन्सेप्ट ही क्रिएट किया गया।
मतलब सर एक सवाल ये है कि आसाम में एनआरसी और इस तरह की चीज़ों का एक तरीके से जो है वो सरकार जो है वो एक्सपेरिमेंट करती है और उसको फिर अपने देश में लागू करती है। मैं आपकी बात पे आऊंगा, उसके बाद आप देखिए वहां पे इविक्शन चालू हो गए। दरंग जिले में मैं गया था। आप सोचिए, हम सब अपने घरों में रहते हैं, आपको रात को 8 बजे कहा जाए कि आपको घर छोड़ना है, आप अपना सारा सामान लेकर 2 घंटे के अंदर जा सकते हो। ये तो नोटबंदी और में भी नहीं हुआ था, लोग फेल हो गए थे। और वो भी कि आपको कहाँ जाना है पता भी ना हो। रात के 8 बजे 9 बजे इविक्शन का नोटिस, वो भी कोई एक जगह ग्राम समाज के किसी मेंबर को दे दिया गया। हजारों सैकड़ों लोगों का इविक्शन नोटिस, और रात के 12 बजे इविक्शन चालू हो गए। बुलडोजर पहुंच गए वहां पे। लोग अपने घर उजाड़ कर, नदी पार करके सामान सरों घर लेकर गए हैं। आप उसको जाके वहां देखिए कैसे वो लोग रह रहे हैं। ना वहाँ शिक्षा का कोई मसला है, ना वो हेल्थ केयर है, ना वो रोजी रोजगार है, ना उनको नेचुरल जो बाढ़ का इलाका है वो, बारिश का है, ठंड है, कोई बचाव नहीं है। हजारों लोग ऐसे ही रह रहे हैं। आप आसाम खुद गए थे तो वहाँ आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी। वहाँ मुसलमानों को लेकर के, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के आपने क्या देखा, क्या पाया जो कहानी बयाँ की जाती है? मैं वही तो बता रहा हूँ ना कि जो 4-5 मुद्दे हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल कैसे काम कर रहा है, अ, कैसे काम कर रहा है, उसका एक मिसाल मैं दे दूं कि कई उसमें जजेस हैं फॉरेन ट्रिब्यूनल के, वो उनको एक्सटेंशन मिलता है 2-2 साल का। जिस जज ने, उसके पास 400 केस आए और उसने 250 लोगों को की सिटीजनशिप खत्म कर दी, उसका तो एक्सटेंशन होगा। और जिसने सिर्फ 5 लोगों की उसका एक्सटेंशन ही नहीं होगा। इस तरीके से फॉरेन ट्रिब्यूनल काम करता है। 55% केस, यानी 100 में 55 केसेस एक्स पार्टी है। एक्स पार्टी क्या है? आज से 25 साल पहले मैं इलाहाबाद में रहता था। आप किसी मुकदमे का नोटिस मेरे उस इलाहाबाद के उस एड्रेस से भेज देंगे, मुझे कहाँ से मिलेगा? तो तो ये इस तरीके से हो रहा है कि लोग मजदूरी के लिए, रोजी रोजगार के लिए शहर छोड़ते हैं। वो 15 साल पुराने एड्रेस पे भेज दिया गया सम्मन, कहाँ से मिलेगा उसको? इस तरीके से हुआ है, वहां पे हो रहा है कि 55% एक्स पार्टी केस कर दिए।